देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया और मैं आप सबके साथ नीतू सिंह। और आइए आज के तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ओलावृष्टि से हुई क्षति को लेकर किसानों ने उप जिलाधिकारी का किया घेराव। जी हां, जसरा ब्लॉक के अंतर्गत तहसील बारा में बेमौसम वर्षा तथा भारी ओलावृष्टि से किसानों की बहुत अधिक हानि हुई है, जिससे किसानों के सामने बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। किसानों की पूरी फसल चौपट हो गई है, जिससे किसानों में काफी हाहाकार मचा हुआ है। किसान आगामी खर्च को किस तरह से वहन कर पाएंगे, उसके सामने सबसे बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। किसानों की माने तो राजस्व की टीम हानि का सही आकलन न करके मनमानी ढंग से हानि की रिपोर्टिंग की जा रही है, जबकि किसानों द्वारा हानि का आकलन 80 से 90% बताई जा रही है। प्रयागराज से हमारे संवाददाता राजेश कुमार की रिपोर्ट। हम आए हैं खौरिया से, ग्राम सभा रामपुर गाँव खौरिया। किस समस्या को लेकर आए? हम लोग ये जो ओलावृष्टि हुई है, ओलावृष्टि में फसल पूरी तरह से एक भी बची ही नहीं है, किसी भी लायक नहीं बची है। तो हम चूंकि और स्थानों पर दौड़ा हुआ और हम लोगों के यहाँ कोई भी अधिकारी, सक्षम अधिकारी नहीं गया, तो हम लोग माननीय एसडीएम साहब के चैम्बर में इसलिए आए हैं। और कल हम लोग शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन डांडो में करने के लिए अनुमति लेने आए हैं सर के पास। तो सर ये कह रहे हैं कि भाई अनुमति के लिए आप आए हो, तो हम स्वयं संज्ञान में ले रहे हैं और चल रहे हैं। नहीं, क्या धरना प्रदर्शन की जानकारी आप एसडीएम महोदय को लिखित रूप से दे रहे हैं? लिखित रूप से दे रहे हैं। तो एसडीएम साहब ने क्या कहा? एसडीएम साहब मौखिक रूप से कह रहे हैं कि कल हम लोग जो है कल हम स्वयं आएंगे, आज ही शाम तक चलेंगे। इनके बाद से आप संतुष्ट हैं? अब संतुष्ट, जब तक हमको लिखित आश्वासन कुछ नहीं मिलता तो हम क्या माने, हम क्या माने। क्या चाहते हैं आप एसडीएम साहब? हम एसडीएम साहब चाहते हैं कि हम लोगों को लिखित आश्वासन दें और जो जिस तरह से जितना % नुकसान हुआ है उस नुकसान का मतलब शासन के पास हम लोग समस्या को भेजें और कम से कम हम लोग आश्वस्त हो। कहीं 10% की बात होती, कहीं 20%, कहीं 50%, उसमें क्या हम लोगों को मिलता। जसरा ब्लॉक के लगभग कितने गांव प्रभावित हैं आपके? जसरा ब्लॉक के आप पटेल नगर, बघोलवा, मझियारी, खेरहट, डांडो और ये खौरिया, डेरा और डेरा शंकरगढ़ में है। मतलब अब चूंकि समानांतर मतलब शंकरगढ़ और जसरा दोनों ब्लॉक प्रभावित। कितने % लगभग हानि हुई है? हानि तो 100%। क्या राजस्व लेखपाल पहुंच रहे हैं आपके गाँव में? लेखपाल राजस्व थोड़ा सा फड़क गए, जिस दिन ओलावृष्टि हुई उसी दिन गए थे शाम को, और उसके बाद शाम को निकल गए। इसकी भी शिकायत क्या एसडीएम साहब से आप लोगों ने किया? मौखिक रूप से हम लोगों ने किया और एसडीएम साहब को दूसरे दिन हमने मोबाइल से स्वयं फोन किया था माननीय एसडीएम साहब को, और एसडीएम साहब ने कहा कि क्या है आप हमको सीधे आप फोन करें। हमने कहा लेखपाल को, हमने कहा कहीं ये बात आपको लेखपाल तहसीलदार को बोलनी चाहिए, हमको आपको फोन करें। ये माननीय एसडीएम साहब। पूरे तहसील में इस समय फसल हानि को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। शंकरगढ़ ब्लॉक और जसरा ब्लॉक, इसमें अधिकारी तहसील के कितना संजीदा और सक्रिय दिख रहे हैं आपको? अब संजीदा सक्रिय इतने दिख रहे हैं, फड़क आते हैं और कोई मतलब देखा देख के ये हुआ। जब तक किसान को कोई लिखित आश्वासन न मिले तो क्या किसान वो ठगा महसूस होगा। जटा जटोली का खेल हर बार जैसे होता है उसी तरह होता रहेगा। राजेश केसरवानी, फास्ट न्यूज इंडिया। नकटेश्वरी मंदिर में भंडारा किया गया। जी हां, वाराणसी थाना फूलपुर के तरसणा कठीराव के समीप मां नकटेश्वरी मंदिर के पुजारी थे रमाशंकर तिवारी। महंत व्यास भी थे। रमाशंकर तिवारी मां नकटेश्वरी मंदिर का पूजन पाठ, शादी विवाह भी कराते थे और मंदिर में रहते थे। व्यास रमाशंकर तिवारी की मृत्यु होने के उपलक्ष्य में 17वें दिन का मां नकटेश्वरी मंदिर में उनका भंडारा किया गया। भंडारे में बहुत दूर दूर से आए लोग और भोजन ग्रहण किए। व्यवस्थापक के नाम मंदिर का अध्यक्ष आदित्य नारायण दुबे, कठीराव मंदिर व्यवस्था संतोष तिवारी, मंदिर के पुजारी नागेश तिवारी, प्रधान अनिल कुमार तिवारी उर्फ बंधु गुरु प्रधान, सब लोग वहां उपस्थित रहे। वाराणसी के तरसणा से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। हम इस समय वाराणसी थाना फूलपुर के अंतर्गत मां नकटेश्वरी मंदिर पे ये प्रोग्राम व्यास जी के महंत रमाशंकर तिवारी के हुआ में रखा गया है। इसमें हम मां नकटेश्वरी मंदिर पे वर्तमान पुजारी नागेश तिवारी मैं बोल रहा हूँ। आज
इस मंदिर के महंत श्री रमाशंकर तिवारी व्यास जी उनके निधन के उपलक्ष्य में 17वां भंडारा का आयोजन किया गया है, विशाल भंडारा का आयोजन किया गया है। क्षेत्र के समस्त लोगों से अपील है कि इस भंडारा में शामिल भी हैं और आ भी रहे हैं, और अपील भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आकर के इस भंडारे में शामिल होकर के प्रसाद का लाभ उठाओ। हेलो, मैं नकटी मंदिर के व्यवस्थापक संतोष तिवारी। हमारे पुजारी जी नागेश तिवारी जी जो मेरे बड़े भाई हैं, उनके दादाजी रहते थे पहले मंदिर पर, और रमाशंकर तिवारी, और उनका आज 17वां दिन है मंदिर पर भंडारा, नक्टेश्वरी मंदिर हॉल पर भंडारा का अवसर दिया गया है। बस प्रधान डाल रहे हैं, ठीक है। वाराणसी थाना फूलपुर के अंतर्गत मां नक्टेश्वरी मंदिर में महंत रमाशंकर तिवारी 17वां जो है 17वां कार्यक्रम चल रहा है। ठीक है, इसके विषय में प्रधान जी आप बताएं। मैं ग्राम प्रधान ग्राम सभा ढोरा और जो है ब्लॉक बड़ा गांव उपाध्यक्ष और जो है मंदिर का महंत जो है, हम लोग जो है क्षेत्रीय जनता से मिल कर के एक कार्यक्रम जो है महाराज जी का, हमारे गुरु भाई थे, उनके सौजन्य में हम लोग क्षेत्रीय जनता से मिल कर के जो है कार्यक्रम किए हैं। और हमारा प्रोग्राम जो है सुबह 10 बजे से चल रहा है, और हम लोगों का लक्ष्य है कम से कम 20,000 पब्लिक का व्यवस्था हम लोग किए हैं। और उसमें जो है सभी हमारे ग्राम सभा के अगल बगल के अगल गांव सभा के क्षेत्रवासी लोग जो है उपस्थित हैं सुबह से, और जो है प्रसाद का जो है भोग लगा वितरण किया जा रहा है। अच्छा प्रधान जी, यही महंत जी थे ना जिसका निधन हो गया है जी। यही यहाँ के व्यास जी थे, और इनका जो है कि निधन हो गया, उसी के उपलक्ष्य में कार्यक्रम मां नक्टेश्वरी मंदिर पे किया जा रहा है। और अच्छा आप बताइए, आप कुछ बता सकते हैं किस लिए कार्यक्रम रखा गया है? आत्मा की शांति के लिए। ठीक है, नितिन राज जी, यहाँ खाना का प्रोग्राम चल रहा है। और इसमें मां नक्टेश्वरी मंदिर में ये जो है चौकी के स्टाफ हैं जो प्रधान जी के संगे हम तो लेना। अच्छा ये बताइए सर, आप इसके विषय में आप जानकारी दीजिए मुझे। मंदिर पे जो हुआ 17वीं में बहुत अच्छा हुआ जी। प्रधान जी थे संतोष जी व्यवस्थापक जी, और पूरी क्षेत्र और लगभग 20,000 पब्लिक शाम 8 बजे तक खाने की इंतजाम किया गया है पूरी तरह से, और जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा यहाँ का जो मंदिर का गेट बनवाए और छड़दवाली मरवाए, इसका जो है कि मेन कौन है? पूर्व भूत हजारा विधायक जी, इसमें वर्तमान में पिंडरा विधायक अवधेश सिंह जी से इसमें लपटे हुए हैं जी, और इसका न्यू हजारा जी के द्वारा मंदिर का निर्माण किया गया था जी। बस माननीय जो है ये मुख्यमंत्री जो है रीता बहुगुणा जी के द्वारा जो है 4 करोड़ 12 लाख रुपया दिया गया है, और अवधेश सिंह जो है इस समय विधायक जी जो हैं
उनका जो है पूरा योगदान दे रहे हैं, उनके द्वारा कार्य चल रहा है। गुजरात के अहमदाबाद जुहापुरा में बना शाहीन बाग जैसा माहौल। जी हां, दिल्ली के शाहीन बाग से भी महिलाएं आई और अहमदाबाद की महिलाओं को NRC CAA कैब की पूरी जानकारी दी। उन्होंने हमें बताना चाहा कि कोरोना वायरस आए या कोई भी आफत आए, वो पीछे नहीं हटेंगी। जब तक सरकार NRC कैब और CAA को नहीं हटा देती तब तक लड़ाई जारी रहेगी। ये हमारे हक की लड़ाई है और हमारे हक को कोई भी नहीं छीन सकता। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर रोज पुलिस के कुछ अफसर आते हैं और बिना इजाजत हमारी तस्वीरें खींचकर ले जाते हैं। पिछले 1.5 महीने से लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी है। गुजरात के अहमदाबाद से हमारे संवाददाता रिजवान खान की रिपोर्ट। जी, और ये प्रोटेस्ट किस लिए चालू है और कब तक चालू रहेगा? ये प्रोटेस्ट जो काला कानून आया है उसके विरोध में है और जब तक हमको इंसाफ नहीं मिलेगा, काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक ये प्रोटेस्ट चालू रहेगा। महाराष्ट्र के अंदर 8 से 9 जगह पर ये प्रोटेस्ट चालू था, लेकिन वहाँ पर एक धारा 144 वहाँ की सरकार ने लागू करके सारे धरने हटा दिए। अगर आने वाले वक्त में यहाँ पर भी हुआ तो आप क्या करोगे? ये प्रोटेस्ट चालू ही रहेगा। अगर 144 लगा दी जाएगी तब भी हम ये प्रोटेस्ट करेंगे। हमारे पास और भी तरीके हैं प्रोटेस्ट करने के, ज़रूरी नहीं है कि हम इस तरह से जमा होकर। लेकिन ये सरकार ने आपकी सेफ्टी के लिए किया है। क्या चीज़ सेफ्टी के लिए दी है? धारा 144 जो लागू करी है वो पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस का खतरा मंडरा रहा है। ये जो CAA कानून है वो कोरोना से भी खतरनाक है। कोरोना से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमको अल्लाह ताला ने हमको ज़िंदगी दी है तो छीनने वाला कोरोना कोई नहीं है। लेकिन हमको CAA से विरोध है। CAA हटा लो, कोरोना तो अपने आप हट जाएगा। जी मारने वाला कानून, हाँ वो तो ऐसे ही हमको मारने वाला कानून है, वो हमको नहीं चाहिए। कोरोना से हमको डर नहीं लगती। कोरोना आएगा तब भी हम लड़ेंगे, प्रोटेस्ट चालू ही रहेगा और कोरोना डर के भाग जाएगा ऊपर से। और आप आगे क्या क्या करने वाले हो? आगे ये लड़ाई चालू रहेगी जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। हमारी सारी बहनें इस लड़ाई में हमारे साथ हैं और कंधे से कंधा मिलाकर हम ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और हमारे साथ दलित भाई भी आते हैं रात को, और कॉलेज के प्रोफेसर आते हैं और भी बहनें भी आती हैं, हिंदू बहनें भी आती हैं। लेकिन उनको जब वक्त मिलता है तब वो आते हैं और हमारे साथ, हमको पूरा उनका साथ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है डॉक्टर फातिमा तनवीर। और ये जो पूरे भारत देश में सब जगह माहौल ख़राब है, लोग धरने पे बैठे हुए हैं, ये किस लिए बैठे हुए हैं? देखिए, पहले तो मैं ये बताऊंगी कि ये माहौल ख़राब नहीं, माहौल बहुत अच्छा चल रहा है। पूरे देश में धरना इसलिए दिया जा रहा है कि हम अपने संविधान को बचाने के लिए निकले हैं। हमारा संविधान, हमारा देश का जो वो है वो खतरे में है इस वक्त। उसको ख़राब करने की, उसको तोड़ने की, उसको बर्बाद करने की पूरी कोशिश है। और ये NRC CAA NPR क्या है, इसके बारे में बताएंगे आप? देखिए, ये एक ऐसा कानून है जो लोगों पर मुसल्लत किया जा रहा है। और ये आपको मालूम है कि ये सिटीज़न अमेंडमेंट बिल, यानी लोगों को नागरिकता देकर देश में लाने की बात की जा रही है। वो लोग जो बाहर के मुल्कों में, जिसको जो इंडिया से जुड़े हुए 2-3 ममालिक हैं, 2 देश हैं, उसको वहाँ से लोगों को लाने की बात की जा रही है। जिनको सताया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि भाई उनको हम यहाँ नागरिकता देंगे। तो इस देश में नागरिकता देने के लिए पहले से कानून है, इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि आप दूसरे लोग जो आपको लगता है कि उनको नागरिकता देनी है तो दीजिए, इसके लिए कानून पहले से है, इस पर कोई रोक नहीं। लेकिन किसी की नागरिकता को लेकर उसको सस्पेंस में डालकर, उसको ऐसा बनाकर कि ये आदमी जो है, ये जो है सस्पेक्टेड है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उसकी नागरिकता को छीन लिया जाए और ये कहा जाए कि वो यहाँ का नहीं है, आपको ये दिखाना पड़ेगा सर्टिफिकेट अपने बाप का, दादा का। ये तमाम जो बातें कही जा रही हैं, ये सिरे से कोई इसकी अहमियत नहीं है। इन गृह मंत्री ने तो खुद इस बात का आश्वासन दिया है कि अब NRC और CAA और CAA नहीं आएगा। देखिए, उनकी बातों पर कोई भरोसा नहीं है। अगर नहीं आएगा तो कानून वापस ले लें, थोड़ी देर की बात है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप वापस ले लीजिए। हम अपने प्रोटेस्ट को वापस ले लेते हैं। उन्होंने बोला ऐसा असेंबली में कि मैंने NRC वापस ले लिया। बोलने से क्या होता है, जब आप वापस लेंगे तभी ये साबित होगा, क्योंकि देश की जनता को अब आप ज़्यादा दिन बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपने कहा था हम काला धन वापस लाएंगे, आप लाए नहीं। आपने कहा था देश की अर्थव्यवस्था को हम मजबूत करेंगे, आपने नहीं किया। आपने कहा था लोगों को हम नौकरियां दिलाएंगे, सरकारी नौकरियां दिलाएंगे, महिलाओं को जो है हम जो
आज़ादी देंगे, उनके लिए हम ऐसा कानून बनाएंगे, उनको प्रोटेक्शन देंगे हम। आज उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी, आज उनकी जो सुरक्षा है खतरे में है, तो हम आप पर कैसे भरोसा करें। और इस प्रोटेस्ट में आपके साथ कौन कौन है? इस प्रोटेस्ट में हम तमाम बहनें, हम सब साथ हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध सब साथ हैं हमारे। आपको मालूम है मैं दिल्ली से आई हूँ शाहीन बाग से, वहाँ हमारे साथ सिख भाई हैं, बहनें हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने 3 जगह पे प्रोटेस्ट चालू है और मैं तीनों जगह पर मैंने जो सर्वे किया वहाँ पर मुझे सिर्फ मुसलमान की महिलाएं नज़र आ रही और यहाँ पर भी मुझे सिर्फ मुसलमान की महिलाएं नज़र आ रही हैं। मैं आज वहाँ के शाहीन बाग में भी गई थी, बापू नगर जो चल रहा है मुरारजी चौक पर, आज यहाँ पर भी आई हूँ और मैंने जो आपने महसूस किया मैं देख रही हूँ। लेकिन मुझे यकीन है कि दूसरी महिलाएं भी आएंगी साथ में। हो सकता है कोई डर का खौफ का माहौल हो, उनके दिलों में कुछ शक शुबा हो, तो वो दूर किया जाएगा। हमारी बहनें उन तक पहुँचेंगी, जा रही हैं, बात कर रही हैं और हम सबको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर अगर ऐसा है तो उसको दूर किया जाना चाहिए। मैं यहाँ की सामाजिक कार्यकर्ता जो हमारे साथ बहनें हैं उनसे बात करेंगे। हम तमाम और दलित और जो तमाम आदिवासी दूसरी तमाम बहनें उनको जोड़ने की कोशिश की जाए। लेकिन मैं जहाँ से आई हूँ वहाँ के शाहीन बाग में मैंने आपको बताया कि JNU की प्रोफेसर, DU दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर्स, तमाम बहुत सारी बहनें हमारे साथ हैं। आपको मालूम है सिख ईसाई, और वहाँ पर रोज़ाना इतनी तादाद में हर जात और धर्म के लोग आ रहे हैं और वो हिम्मत दिला रहे हैं बहनों को कि तुम डरो नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम एक हैं, हम सब मौजूद हैं। तो ये तमाम चीज़ें हर जगह नहीं हैं और अगर यहाँ पर किसी वजह से जो बुरा के माहौल को ऐसा कहा जा रहा है नहीं आ पा रहे हैं लोग सेफ्टी और सिक्योरिटी, तो उसको हम दूर करेंगे, उस गलतफहमी को हम दूर करेंगे और हम सबको अपने साथ जोड़ेंगे, कोशिश करेंगे लाने की, एक प्लेटफॉर्म पे जमा करने की। ऐसी हमारी ये कोशिश है। नाम बताइए अपना। हमने सुना है कि अमित शाह ने ये कमिटमेंट करा है कि हम ये कानून नहीं आएगा, डी नहीं लिखा जाएगा नाम के आगे, लेकिन हमको डी नहीं लिखा जाएगा नहीं, हमको ये कानून ही पूरा वापस ले लो, वो भी बोल कर नहीं, लफ्ज़ों से नहीं। जिस तरह से तुमने लिख के रातों रात ये कानून को सबमिट करा है, इसी तरह से लिख कर इस कानून को वापस ले लीजिए। मिनटों में सारे के सारे शाहीन बाग हट जाएंगे, हम ये वादा करते हैं। गृह मंत्री ने ये साफ कहा है कि किसी के ऊपर भी डी नाम का शब्द नहीं लगेगा। हाँ, हमने सुना है, नहीं सुना है नहीं, हम इस चीज़ को झुटलाएंगे नहीं, बोला तो है, लेकिन जिस तरह से लिख के कानून को पास किया गया, इस तरह से लिख कर वापस उनका काम है बोलना, उनका तो यानी हमेशा का ऐसा ही है। वो जो कहते हैं मोदी साहब को नहीं पता होता और मोदी जो कहते हैं वो अमित शाह साहब को नहीं पता होता है। इस तरह की तो हमारी सरकार है जो एक दूसरे की यानी सलाह मशवरे के बिना तो सरकार चल रही है। सही बात है। वो तो कह रहे थे विकास आएगा, ये विकास थोड़ा ही बोलेंगे। नरेंद्र मोदी भाई ने एक सभा के अंदर बोला था कि बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं, यानी बहुत अच्छे दिन, विकास होने वाला है। तो क्या मैं ये पूछना चाहती हूँ कि विकास ये चीज़ का आया है और अच्छे दिन ये आए कि सारी लेडीज़ अपने घरों के अंदर अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ बैठी हुई थी, तो उनको बाहर रोड पे लाके खड़ा कर दिया। क्या ये अच्छे दिन है? और विकास ये है कि ये काला कानून लाए, ये इनका विकास है। बस इतना ही बोलना चाहूँगी और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। मेरा नाम साबेरा बानू है। कहाँ तो मोदी जी यूँ कहते हैं कि मैं देश बचाऊंगा, देश की बेटी बचाऊंगा। कहाँ है वो मोदी जी? क्यों अब इतनी बेटियाँ, इतनी माएँ बाहर आई है, क्या मोदी जी को दिख नहीं रहा है? क्या मोदी जी अब अंधे हो गए हैं? सिर्फ खाली कहना ही था क्या मोदी जी को? मैं कहना चाहती हूँ आज इतनी देश की इतनी महिला है, इतनी मेरी माँ, इतनी मेरी बहनें बाहर आई है, क्या मोदी जी को सुनाई नहीं देता? क्या उनकी आवाज़ क्या उनको दिखाई नहीं देता? सिर्फ खाली कहने की बातें हैं, सिर्फ कहना ही चाहते हैं। अब जिस तरह से उन्होंने किया है, लेकिन हम जब यहाँ पर शाहीन बाग लगा के बैठे, ये सिर्फ दिखावे के लिए नहीं बैठे और सिर्फ ये दिखवाया नहीं करते। अब हम ये बता के मोदी जी को रहेंगे कि हम भी कोई देश की बेटी है, हमको किसी को बचाने की कोई जरूरत नहीं है, हम हमारी हिफाजत अब खुद करके रहेंगे। हमको अब कोई मोदी जी और कोई सरकार की अब कोई सहाय की कोई जरूरत नहीं है। हम हमारी बहनों के सपोर्ट में आकर ही अब सबको बता कर रहेंगे और देश हम जिता के रहेंगे, हम देश बचा के रहेंगे और ये आंदोलन चालू रहेगा इंशाअल्लाह। हमारी तो अल्लाह मदद करता है। नाम बताइए। तस्लीम बानू, मोहम्मद जावेद।
और ये यहाँ पर जो इतना सारा प्रोटेस्ट चालू है, यहाँ पर बहुत सारी महिलाएं इकट्ठा हैं। हाँ, ये किस लिए है और क्या मांग है आप लोगों की? एनआरसी और एनपीआर को लेकर जो ये काला कानून हम पे थोपा जा रहा है, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम पर थोपी गई, जैसे कि बाबरी मस्जिद के बारे में, 3 तलाक के बारे में, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार हमारे यानी कि इसमें इंटरफेयर कर दी है। लेकिन वो हमारा इस्लामी था तो हम चुप रह गए, सब्र कर लिया। लेकिन ये तमाम कौम का है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका है, इसलिए हम इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जहाँ तक हमारी हद तक का मामला था हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये नाइंसाफ़ी सबके साथ होने वाली है, इसलिए हम किसी और पर जुल्म होता हुआ नहीं देख सकते। हमको अल्लाह ताला ने बनाया ही ऐसा है, हम हमारे ऊपर होता है तो हम सहन कर लेते हैं, लेकिन अगर किसी हमारे गैर मुस्लिम बहन भाई पर ये जुल्म होगा तो हम नहीं देख पाएंगे। एक जॉइंट असिस्टेंट कमेटी है जिसने ये दावा किया है कि गृह मंत्री ने इस बात का लिखत भी दिया है और इस बात का आश्वासन भी दिया है कि एनआरसी नहीं आएगा। बिल्कुल फेक बात है, वो कह तो रहे हैं, काफ़ी ऐसी इसमें बातें आपके लिए कहते हैं। जॉइंट असिस्टेंट कमेटी ने आपके लिए पुलिस से बात करी है, सरकार से बात करी है? बिल्कुल नहीं, कहाँ है बताइए, हमको बताइए कहाँ है ऐसे पेपर्स। हम देखना चाहते हैं, हमारी आंखों से देखना चाहते हैं। जिस तरह से सीए, एनआरसी और एनपीआर के लिए कानून छप कर आ रहे हैं सारे, यानी कि जो क्वेश्चंस इन्होंने तैयार करे हैं वो छप कर आ रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस कहाँ हैं, जो आंसर्स कहाँ हैं जो इन्होंने सबमिट करे हैं हमारे यानी समर्थन में। और ऐसा कौन सा कानून कहता है कि अगर हिंदुस्तान के अंदर गैर मुस्लिम घुस जाए तो वो शरणार्थी है, और अगर मुसलमान घुस जाए तो वो घुसपैठिए है? ये कैसा संविधान है? क्या मांगा है आपसे सरकार ने, कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे आप लोगों? ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं जो कि लाना मुश्किल है। हम तो जैसे कि जो बाज़ लोग पढ़े लिखे लोग ये सब चीज़ें रखते हैं, डेथ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, मगर गांव में जो बेचारी माएँ हैं, बूढ़ी है, जिनके बच्चे यानी कि कहाँ पैदा हुए, कब हुए, वहाँ पर तो बाढ़ आती है, भूकंप आते हैं, सारे यानी घर तबाह बर्बाद हो चुके हैं, वो बेचारे कहाँ से लाएंगे? समाधान दिवस में शिकायत लेकर आए ग्राम प्रधान। जी हां, बदायूं से बड़ी खबर। बिशौली संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत लेकर आए ग्राम प्रधान बदाम सिंह जी। बिशौली संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम एसएसपी के समक्ष पेश होकर अपनी समस्याओं का निस्तारण के लिए डीएम व एसएसपी को शिकायत पत्र देकर शिकायतकर्ता ग्राम चांदपुर निठाया इस्लाम नगर निवासी श्री प्रशांत कुमार, श्री भल्लू सिंह, नथु सिंह, आराम सिंह, ग्राम प्रधान बदाम सिंह, ग्राम चांदपुर निठाया के कोटा डीलर श्रीमती सुनीला देवी, पत्नी श्री धर्मपाल प्रजापति के खिलाफ राशन ना देने व राशन कम देने की शिकायत को डीएम व एसएसपी के सामने पेश किया और कोटा डीलर समिति श्रीमती सुनीला देवी पत्नी धर्मपाल प्रजापति के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध भी किया। बदायूं से हमारे संवाददाता शिवम वार्ष्णेय से बात करते ग्राम प्रधान बदाम सिंह। तुम्हारी माइक में आपका क्या नाम है? माई नेम ग्राम प्रधान चांदपुर निठाया मिस्टर बादाम सिंह। मेरे गांव की समस्या ये है, लाभार्थियों के लिए 3 किलो 4 किलो पर यूनिट के हिसाब से राशन डीलर देते हैं, पर्ची निकाल कर रख लेते हैं, राशन नहीं दिया जाता है। और शिकायत इससे कम से कम 14-15 में शिकायत यहाँ पर कर चुके हैं मेरे गांव के लाभार्थी। और जो प्रार्थना पत्र दिया है था उसको सप्लाई इंस्पेक्टर अपने स्तर से ही निपटा कर ख़त्म कर देते हैं, और सप्लाई इंस्पेक्टर अपने स्तर से ख़त्म कर देते हैं। उनको ना ही कोई आज तक रिस्पॉन्स दिया है, ना कोई ग्राम प्रधान के लिए किसी भी तरीके का वो बताया गया कि अक्षात में ये रिपोर्ट लगाइए, इस तरीके से आया, किसका शपथ पत्र लगा है, किसका नहीं लगा है, अपने स्तर से ही निपटारा करते हैं। डीलर का नाम क्या है? डीलर का है सुशीला देवी, सुशीला देवी, वाइफ ऑफ धर्मपाल, जाति प्रजापति कुमार। तो आप कितने लोग आए हैं शिकायत करने? शिकायत को 8-7 लोग आए थे हमारे। क्या बोले अधिकारी? अधिकारियों ने प्रार्थना पत्र लिया, उसको सप्लाई इंस्पेक्टर के जो स्टेनो हैं उन्होंने 2 प्रार्थना पत्र दिए थे। एक भल्लू ने दिया था, मेंबर ने, ग्राम पंचायत सदस्य हैं, मेंबर हैं, और नथु वार्ड नंबर 11 से मेंबर हैं। इनके दोनों प्रार्थना पत्रों को फाइल में अंदर दबा लिया गया था। आपके कोटा डीलर का क्या नाम है? सुशीला देवी। सुशीला देवी जी, महिलाएं हैं? महिला हैं, पति उनके धर्मपाल हैं।
अभी जब आप महिला दिवस इसमें संपूर्ण समाज दिवस में जब आप आए थे तो आपके साथ क्या हुआ था जो अभी आपको वहाँ पे हमारी जो एप्लीकेशन थी सप्लाई इंस्पेक्टर के स्टर्नों ने वो दबका के छीन के हमारे लाभार्थियों से दबका के रख ली थी, उनको नहीं दिया गया, रसीद भी नहीं काटी गई थी। झगड़ा हुआ था जो फिर मेरा झगड़ा हुआ, मुझे ऐसे कहा कि फाइल दबका के रख ली। मैं जाकर लेखपाल साहब पर जाकर और उन स्टेनो बाबू पर सवार हुआ, उनसे कहा मैं कि प्रार्थना पत्र कहाँ है और प्रार्थना पत्र आप दीजिएगा। तो प्रार्थना पत्र देने के लिए उन्होंने गुमराह कर रहे थे कि नहीं, मुझे आकर मेरा भतीजा था प्रशांत कुमार सागर, उसने मुझे बताया, बोले चाचा जी एप्लीकेशन दबा ली उन्होंने, और एप्लीकेशन दबाने के वास्ते उन्होंने देने के लिए तैयार नहीं थे। जब झड़प हुई है, काफ़ी प्रयास हुआ था, उसके बाद में तब मुश्किल से उसको प्रार्थना पत्र निकाल के दिया था। आपने सप्लाई इंस्पेक्टर साहब से बातचीत करी तो उन्होंने आपसे क्या कहा अब तक? आइडिया सप्लाई इंस्पेक्टर साहब ने मुझसे कोई इस तरीके की बात ही नहीं करी। सप्लाई इंस्पेक्टर तो अपने स्तर से ही खत्म कर देते हैं आज तक। जैसे कैसा अपने स्तर? अपने सप्लाई इंस्पेक्टर साहब ने ये जब भी प्रार्थना पत्र दिया, उन्होंने मेरे प्रार्थना पत्र का कभी आज तक जवाब ना मेरे लाभार्थी को दिया, कभी किसी को भी नहीं दिया गया अभी तक, अपने स्तर से ही खत्म कर लेते हैं। आपका कहना है कि आपके कोटा डीलर और सप्लाई इंस्पेक्टर मिले हुए हैं? मिली वक्त है उनके। ये कोटा डीलर कितने साल से हैं? ये 10वीं साल चल रही है, लगातार यही है? लगातार यही है। इनकी शिकायत कम से कम 20 प्रार्थना पत्र हम लोग दे चुके हैं, कार्रवाई कोई नहीं हुई? कार्रवाई कोई नहीं हुई अभी तक। तो आपके साथ जो शिकायत करने आए, इनके नाम बता सकते हैं आप? हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ। इनका नाम एक मिस्टर भल्लू, अच्छा जी, ये वार्ड नंबर 10 से मेंबर हैं ये, और नत्थू से वार्ड नंबर 11 से मेंबर हैं, प्रशांत कुमार सागर हैं, और आराम सिंह हैं, और एक सुनील कुमार थे, एक जय भगवान सिंह थे, और एक वीर सिंह थे। कुछ है वीर सिंह नत्थू वार्ड नंबर 11। चलो आप एक बार फोटो ये कर दो। विभागीय ठेकेदार की उपेक्षा का शिकार हुआ आदमी जाति। जी हां, विभाग द्वारा अतिरिक्त कक्ष तथा शौचालय, स्नानागार एवं हैंड वॉश यूनिट का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें रद्दी किस्म की ईंट, बालू तथा कम सीमेंट लगाकर घटिया कार्य किया जा रहा है। ईंट की क्वालिटी तो इतनी खराब है कि ईंट को हाथ से मसल दे तो वह पाउडर बन जाती है। अब ऐसा निर्माण कार्य आवासीय विद्यालय में किया जा रहा है। इसका निर्माण कार्य करने के लिए विभाग ने विभागीय ठेकेदार को दिया है, तो विभागीय ठेकेदार धनंजय सिंह एवं KPS तिवारी द्वारा 10 लाख की लागत से बनने वाले अतिरिक्त कक्ष का निर्माण पिछले 3 साल से करा रहे हैं, लेकिन इनका कार्य पूरा नहीं हुआ। वहीं कार्य पूरा न होने के पहले भी बिल्डिंग घटिया किस्म के निर्माण कार्य की पोल खोल रही है। बिल्डिंग के नीचे की मिट्टी बह गई है और बिल्डिंग नीचे से खोखली हो चुकी है। बिल्डिंग के बगल से शौचालय का टैंक बनाया गया है, जिसको ढका नहीं गया है, जिससे विद्यालय में चारों तरफ गंदगी भरी हवा फैली रहती है, जिससे बच्चे अक्सर बीमार पड़ते रहते हैं। वहीं इस समय कोरोना वायरस एक गंभीर बीमारी देश में दस्तक दे चुकी है और इस तरह की गंदगी के माहौल में वायरस का खतरा बच्चों में बना हुआ है। लेकिन अधीक्षक और ठेकेदार को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। वे अपने कमाई को बढ़ाने के चक्कर में बच्चों के अधिकारों का हनन करने में लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश के सतना से हमारे संवाददाता पंकज कुशवाहा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? रामहित यादव। मैं कई बार उनसे कह चुका कि ढकवा दीजिए, इसको बनवा दीजिए, तो वो लोग ध्यान नहीं देते हैं। मैं स्वयं उसका पानी बाहर निकालता हूँ बाल्टी रस्सी बांध के, कई बार कह चुका, ध्यान नहीं देते हैं। कौन लोग नहीं ध्यान देते? ठेकेदार वगैरह। किसने ये खुला रखा? अरे किस बिल्डिंग? जो कक्ष बनवा रहे हैं उनके ठेकेदार। मैं कई बार बता चुका हूँ। इससे तो संक्रमण भी मैं अभी 2-3 दिन कल परसों पानी हुआ है नहीं, एक बार मैं पानी निकाल चुका हूँ, फिर से निकालूंगा। कल बारिश हुई है तो कला भर गया। ठेकेदार कोई और हैं और मैं अपनी तनख्वाह से ढकूँ। ये थे अभी के कुछ खास खबरों के लिए लगातार आप हमारे इस फास्ट न्यूज इंडिया के साथ बने रहिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।